नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं आपके बीकॉम के यूनिट 2 का एक टॉपिक जिसका नाम है क्वालिटीज ऑफ ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन। ये लिखा है क्वालिटीज ऑफ ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन। हमने प्रमोशन पढ़ लिया था, कंसिडरेशन पढ़ लिया था। थर्ड टॉपिक है क्वालिटीज ऑफ ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रही आपकी कंप्यूटर स्क्रीन और यहाँ लिखा हुआ है क्वालिटीज ऑफ ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वालिटीज विच ए बिजनेसमैन शुड पोसेस। एक कोई भी बिजनेसमैन है उसके अंदर क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए, आप खुद ही बताओ। उसके दो सींग हो? नहीं। वो स्मार्ट हो? नहीं। स्मार्ट थिंकर हो? हाँ, लिखा है स्मार्ट थिंकर हो। कहने का मतलब है मोटी तोंद हो चलेगा, मोटी बुद्धि हो नहीं चलेगा रे बाबा। मतलब स्मार्ट सोचता हो। करेजियस, उसमें साहस हो। किस चीज का? तलवारबाजी का नहीं, उसमें साहस हो रिस्क लेने का। एबिलिटी टू फोरकास्ट, वो भविष्य की सोच ले। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो पंडित वाला काम कर ले, पर भविष्य में क्या हो सकता है ये सोच ले। ऑनेस्टी, ईमानदार हो, सच बोलता हो। कंटिन्यूस लर्निंग एंड अपडेशन, लगातार सीखता रहता हो, लगातार पढ़ता रहता हो। पढ़ा लिखा हो। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं, अनपढ़ भी तो हो सकते हैं, आते हैं इस पॉइंट पे भी। पढ़ाई बहुत जरूरी है। इंटीग्रिटी एंड मोरालिटी, उसमें नैतिकता हो, ईमानदारी हो। रिस्क टेकिंग एबिलिटी, वो रिस्क उठा सके कि अगर नुकसान हो गया कोई बात नहीं, मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूं। अगला है इनिशिएटिव एंड क्विक डिसीजन, डिसीजन क्विक ले पाए। देखा जाएगा जो होगा, बस ये डिसीजन ले लिया। जैसे कि क्विक डिसीजन का सबसे बड़ा एग्जांपल है पीएम साहब मोदी जी। हार्ड वर्किंग हो, डिसिप्लिन हो उसमें। अब एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं। ये रहा, सबसे पहला है स्मार्ट थिंकर। स्मार्ट थिंकर, एक बिजनेसमैन की जो सोच है वो स्मार्ट होनी चाहिए। ए बिजनेसमैन शुड बी ए स्मार्ट थिंकर, अंडरस्टैंड चेंजेस दैट आर हैपनिंग, spot emerging opportunities and utilize them for the success of his business। कह रहे हैं अब जो एनवायरनमेंट होता है वो चेंज होता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ। कभी टेक्नोलॉजी का चेंज आता है, कभी पॉलिटिकल पार्टी का चेंज आ जाता है, कभी इकोनॉमिक चेंज आ जाता है। तो उस चेंज को वो समझ पाए और उसको ग्रैब कर पाए। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, Colgate identified the emerging consumer shift from chemical-based toothpaste to natural-based tooth products. They introduced Colgate Vedshakti with natural extracts, which captured substantial market share in the toothpaste market. Colgate सबसे पहले क्या बनाता था? Colgate जो बनाता था वो बनाता था केमिकल बेस्ड टूथपेस्ट। पर जैसे ही भारत में पतंजलि ने निकाला दंत कांति, इन्होंने निकाल दिया हमारा भी है वेद शक्ति विथ 5 नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स। नेक्स्ट है करेजियस, उसमें साहस हो। साहस किस चीज का? साहस हम बताते हैं किस चीज का, कि अगर वो डाउनफॉल भी हो जाए तो उसके अंदर साहस हो वापस से बाउंस बैक करने का। वन हैज टू डील विद अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इन द बिजनेस। एक बिजनेस में एक इंसान को बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ जाता है। समटाइम्स देयर आर कंफ्लिक्टिंग डिमांड्स फ्रॉम द डिफरेंट साइड्स। द कंज्यूमर, एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट वांट टू बी बिजनेसमैन टू बी कंसिडरेट टू देयर डिमांड्स। हर एक की अपनी अपनी डिमांड होती है। कंज्यूमर की डिमांड है सामान सस्ता हो जाए, गवर्नमेंट की डिमांड होती है ये इतना टैक्स तो जरूर भरे। हर एक की अपनी अपनी डिमांड होती है, बिजनेसमैन को सबकी फुलफिल करना है। ही हैज टू रिकंसाइल वेरियस इंटरेस्ट, रिकंसाइल करना है अलग अलग जो भी इंटरेस्ट है लोगों के, उन सबको एक साथ मिलाना है। द करेज एंड फोरसाइटेडनेस ऑफ द बिजनेसमैन विल हेल्प हिम टू टेक इंपॉर्टेंट डिसीजन। अगर उसके अंदर साहस होगा, करेज होगा, फोरसाइटेडनेस मीन्स वो थोड़ा भविष्य को भी देख सकता होगा कि अगर मैंने ये कर दिया तो ये हो जाएगा, ये करूंगा तो ये हो जाएगा, तो वो इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकता है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है एयरटेल। ही शुड नॉट फील हेल्पलेस इन द फेस ऑफ डिफिकल्टीज। बहुत नुकसान के बाद भी एयरटेल ने कभी हार नहीं मानी, वो जियो के साथ लड़ता रहा। बिजनेसमैन इज नॉट एन इजी टास्क दीज डेज। बिजनेस करना कोई इजी टास्क नहीं रह गया है, कोई बच्चों का खेल नहीं है। Only those persons will be successful who will have the capacity to face difficulties with a smiling face. नुकसान के बाद भी जो स्माइल करता हुआ उन डिफिकल्टीज से लड़े,
वही टिक पाएगा मार्केट के अंदर। एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल लिखा है कि जैसे ही जियो आया टेली कम्युनिकेशन मार्केट में जैसे ही जियो की एंट्री हुई, एयरटेल को नुकसान होना स्टार्ट हो गया। केवल दिसंबर में एयरटेल ने करीब 5 करोड़ यूजर्स को खो दिया। 5 करोड़ यूजर्स ने एयरटेल से जियो में आके। और 2019 में 23,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। किसको? एयरटेल को। अब कोई और सी कंपनी होती जैसे कि टेलीनॉर थी, जैसे कि एयरसेल, रिलायंस, सब डूब गई। किसने? एयरटेल ने या तो खरीद लिया या कोई डूब गई। तो वे तो डूब गई, एयरटेल नहीं डूबा। एयरटेल नुकसान में गया पर फिर भी हिम्मत नहीं हारी थी इसने। सुनील भारती मित्तल जो कि इसके को-फाउंडर हैं, उन्होंने वापस से बाउंस बैक किया और एक इकोसिस्टम बनाया विंक म्यूजिक के साथ। हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स रिचार्ज के साथ देते थे ना, हॉटस्टार फ्री, नेटफ्लिक्स फ्री, इतने का रिचार्ज करो ये फ्री। इन्होंने एयरटेल एक्सट्रीम, एयरटेल फाइबर, सबको इतना बड़ा इकोसिस्टम बना लिया कि सबके घर में लग गया। और आज एयरटेल वापस से प्रॉफिट में चल गया है। आज मैं जब बैठा हूँ, इस क्वार्टर में एयरटेल का प्रॉफिट 1,139 करोड़ का प्रॉफिट था केवल 3 महीने में। केवल इस क्वार्टर में इसको 1,000 करोड़ का प्रॉफिट हो गया था। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, एबिलिटी टू फोरकास्ट। एक बिजनेसमैन में इतनी तो बुद्धि होनी चाहिए कि वो थोड़ा बहुत सोच सके कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। द फ्यूचर इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटी एंड चेंज। हाँ, ये सबको पता है कि फ्यूचर का हमें क्या पता। फ्यूचर तो अनसर्टेन है। अनसर्टेन मीन्स हमें नहीं पता क्या होगा। टू अचीव सक्सेस, अगर हमें सक्सेस को अचीव करना है, ए बिजनेसमैन शुड हैव द एबिलिटी टू फोरकास्ट फ्यूचर ट्रेंड्स। फ्यूचर में शायद ये बदलाव आएगा, ये बदलाव आ सकता है, ये बदलाव आ सकता है, इसको पहले से ही हमें फोरकास्ट करना पड़ेगा। ये बात तो तय है। This would help him to adapt his business according to the new trends. यदि मेरी आज टाइपराइटर की कंपनी थी, मुझे दिख रहा है कि लोग आजकल कंप्यूटर खरीद रहे हैं, स्टार्ट हो गया है, मुझे ट्रेंड पता चल गया, तो मैं टाइपराइटर की फैक्ट्री का थोड़ी एक्सपेंशन करूंगा। मैं कीबोर्ड बनाने स्टार्ट कर दूंगा, मैं ये कीबोर्ड बनाने स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। और बिल्ड न्यू बिजनेस टू टेक एडवांटेज ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि फोरकास्ट करने कहाँ कोई एग्जाम्पल जो हो। देखिए, जुलाई 2020, जिस समय हम सब घर के अंदर थे बंद, HUL मीन्स हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, जो कि एक बाहर की कंपनी है, इसने अपना फेयर लवली का जो ब्रांड नेम आता था, इसको ग्लो एंड लवली कर लिया। फेयर लवली का ग्लो एंड लवली कर लिया, क्योंकि फेयरनेस इंडस्ट्रीज को क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा था कि अगर हम काले हैं तो क्या दिल वाले नहीं हो सकते क्या? मतलब क्या गोरे लोगों को ही आगे रखना पड़ेगा? तो काले लोगों से थोड़ा एक लगता है ना कि ये थोड़ा भेदभाव कर रहे थे, तो उन्होंने नाम बदल के रख लिया ग्लो एंड लवली। अब हिंदुस्तान ने, HUL ने एक अनाउंस और किया कि इनकी एक क्रीम आती थी फेयर एंड लवली फॉर मेन, इसका नाम बदल के इन्होंने कर लिया ग्लो एंड हैंडसम। क्या कर लिया? ग्लो एंड हैंडसम। अब देखिए, 2 कंपनी है। अब मैं स्क्रीन पे बताता हूँ एक बार, इसका एग्जांपल बहुत अच्छा है। एक कंपनी है HUL, एक कंपनी है इमामी। इसका आता था फेयर एंड लवली, इसका आता था फेयर एंड हैंडसम। आप भी उनमें से एक हैं जो ये सोचते थे कि फेयर एंड लवली और फेयर एंड हैंडसम एक ही कंपनी के हैं? तो आप बिल्कुल गलत थे। ये दोनों के दोनों बहुत बड़े कॉम्पिटिटर हैं, दोनों दुश्मन हैं। इसका जो फेयर एंड लवली की कॉपी करके इमामी ने क्या किया, क्रीम का नाम रख लिया फेयर एंड हैंडसम। एडवर्टीजमेंट इसका होता था फेयर एंड लवली का, इसको भी बहुत फायदा मिला था फेयर एंड हैंडसम को, इस नाम की वजह से, क्योंकि लोगों को लगता था शायद इसी की तो कंपनी है यार ये। HUL का जो मेल प्रोडक्ट था उसका नाम आता था फेयर एंड लवली फॉर मेन, फेयर एंड लवली फॉर मेन। अब इन कॉम्पिटिशन किसमें था? फेयर एंड लवली फॉर मेन और फेयर एंड हैंडसम के अंदर, ठीक है। HUL को ये बात बहुत बुरी लगती थी कि इमामी ने फेयर एंड हैंडसम नाम रख लिया है, लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा है यार ये हमारा प्रोडक्ट नहीं है। अब जैसे ही, अब वापस मैं 2020 की बात करता हूँ। 2020 में जैसे ही HUL ने अनाउंस किया कि हम फेयर एंड लवली फॉर मेन का नाम बदल के ग्लो एंड हैंडसम कर लेंगे, किसको बुरा लगा? इमामी को, जो इमामी बेचती थी फेयर एंड हैंडसम, इसको बुरा लगा, क्योंकि इन्होंने अपनी मार्केटिंग भी स्टार्ट कर दी थी इमामी फेयर एंड हैंडसम की, इमामी ग्लो एंड हैंडसम की।
इमामी ने HUL को नोटिस भेजा, उसको थ्रेट किया कि हम लीगल एक्शन ले लेंगे, क्योंकि इमामी ने पहले से ही रीब्रांडिंग स्टार्ट कर दी है एक हफ्ते पहले। 2020 में इमामी ने ग्लो एंड हैंडसम निकाल दिया कि इमामी ग्लो एंड हैंडसम, मार्केटिंग स्टार्ट कर दी, फैक्ट्री कवर बनाना सब स्टार्ट कर दिया। और HUL ने क्या किया, अनाउंस कर दिया ग्लो एंड हैंडसम तो हमारा है। अब इमामी ने HUL को लीगल नोटिस भेज दिया। HUL पहुंच गया बॉम्बे हाई कोर्ट, HUL पहुंच गया कोर्ट में। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि HUL ने तो ग्लो एंड हैंडसम का ट्रेडमार्क पता है कब लिया हुआ था, 2018 में। 2018 में ही HUL ने ट्रेडमार्क ले लिया था। ये है एबिलिटी टू फोरकास्ट। इसने 2018 में ही सोच लिया होगा कि मैं ग्लो एंड कि कभी फ्यूचर में अगर मुझे नाम बदलना पड़ गया फेयर एंड लवली का ग्लो एंड लवली या कुछ भी, तो साथ में ये जो ग्लो एंड हैंडसम है इसको भी मैं पहले ही ट्रेडमार्क करा लेती हूँ। तो 2 साल पहले से ही, तो ये ऐसा क्या है, ये किसका एग्जाम्पल हुआ, ये हुआ फोरकास्ट का एग्जाम्पल। और केस किसके फेवर में गया, HUL के अंडर में। तो अब अगर ग्लो एंड हैंडसम की क्रीम आएगी तो वो किसकी आएगी, HUL की आएगी। तो जो फेयर एंड हैंडसम है वो इमामी का रह गया, वो ग्लो एंड हैंडसम नहीं यूज कर सकता, वो क्या यूज करेगा, फेयर एंड हैंडसम। अब लड़ाई किसके बीच में है, फेयर एंड हैंडसम, ग्लो एंड हैंडसम। ओके, तो हम कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट HUL हैज ऑलरेडी फोरकास्टेड व्हेन ब्लैक लाइफ मैटर्स कैंपेन स्टार्टेड वर्ल्ड वाइड। पूरे विश्व भर में ब्लैक लाइफ मैटर के कैंपेन स्टार्ट हो गए थे। तो जैसे ही ब्लैक लाइफ मैटर्स का कैंपेन स्टार्ट हुआ तो HUL ने पहले से ही फोरकास्ट कर लिया था, भविष्य का सोच लिया था। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। मैंने 2 एग्जांपल लिखे हुए हैं। एक एग्जांपल मैंने ये लिखा हुआ है HUL और इसका फेयर एंड हैंडसम, ग्लो एंड हैंडसम का। दूसरा एग्जांपल लिखा हुआ है मैंने एयरटेल का। दोनों में से नोट्स में पेपर में या तो ये लिख लेना या ये लिख लेना। लिखा हुआ है सुनील मित्तल कौन, एयरटेल वाले। ये सबसे पहले ना बाइसिकल बनाते थे, क्या बच्चों की साइकिलें बनाते थे, उसके स्पेयर पार्ट्स बनाते थे, टेलीकॉम कंपोनेंट्स बेचते थे, बैटरी बेचते थे, एक्सपोर्ट करते थे। ठीक है, इन चीज का काम था इनका। इन्होंने एक तभी सोच लिया, ये वो आते हैं ना, क्या कहते हैं इसको, टेलीफोन ही कहते हैं। वो आते थे बीटेल कंपनी के, वो किसके थे, वो एयरटेल के थे। तो जब सुनील भारती मित्तल ये सब काम करते थे, इन्होंने फोरकास्ट कर लिया था कि ये जो वायरलेस कम्युनिकेशन के फोन्स हैं इनकी शायद डिमांड बढ़ जाएगी, और इसी वजह से इन्होंने एयरटेल स्टार्ट कर दी थी। फोरकास्ट दैट इंडियन मोबाइल कम्युनिकेशन मार्केट वुड हैव ह्यूज पोटेंशियल फॉर ग्रोथ। उस समय लोगों को लगता था कि केवल बहुत अमीर लोग ही ये सब खरीदते हैं, पर उन्हें फोरकास्ट किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने फोरकास्ट किया कि शायद हर इंसान के पास बहुत बड़ी जनसंख्या में अगर फोन चला गया तो मेरी कंपनी बहुत हाइट्स पे जा सकती है। उस समय, आज तो आपको नॉर्मल लग रहा है, उस समय लोगों को यही लगता था कि ये जो फोन्स हैं, मोबाइल फोन्स, ये केवल बहुत ही एक अमीर लोग ही खरीद सकते हैं। ही सीज्ड द अपॉर्चुनिटी, इन्होंने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और आज उनकी कंपनी भारतीय एंटरप्राइज एक लीडिंग मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर है। और तीसरा एग्जांपल है, लिखना नहीं है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ। फोरकास्ट का एग्जांपल बता रहे हैं ना कि दिमाग कहाँ लगाया, कि भविष्य का क्या सोचा। दुबई की एग्जांपल क्या है, दुबई पहले क्या करता था, पेट्रोल बेचता था, पैसे लेता था, पेट्रोल बेचा, पैसे लिए। दुबई ने अपनी सारी की सारी इकोनॉमी ऑयल से हटाकर कहाँ शिफ्ट कर दी, टूरिज्म पर शिफ्ट कर दी। इसका मतलब है दुबई ने इतने बड़े बड़े चीज लगा दिए, यहाँ वाटर पार्क है, फिल टावर, बुर्ज अरब, बुर्ज खलीफा, पता नहीं क्या। तो आज के डेट में दुबई जो है पेट्रोल से केवल 1% कमाई करता है, 99% कमाई उसकी बाकी चीजों से है, क्योंकि इसने फोरकास्ट कर लिया होगा 10 साल पहले कि फ्यूचर में इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, क्या इलेक्ट्रिफिकेशन अगर हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एक मॉडर्नाइजेशन आ गया तो हम कहां चले जाएंगे। आज भी बाकी देश तेल पर निर्भर हैं, पर एक दुबई ऐसा है तेल पर निर्भर नहीं है। यह फोरकास्ट का एग्जांपल था, लिखना नहीं है, वैसे ही बता दिया।
अगला ऑनेस्टी, यार क्या क्या लिखा हुआ है, मतलब एक बिजनेसमैन को ना सच बोलना चाहिए, वो तो हर एक को बोलना चाहिए बिजनेसमैन क्या होता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल क्वालिटीज, ये बहुत ही एसेंशियल क्वालिटी है बिजनेसमैन के अंदर होनी चाहिए। वो डीलिंग करते हुए बहुत ही ईमानदार हो। अगर बिजनेसमैन कोई सामान बेच रहा है झूठी प्रॉमिस पे बेच रहा है, झूठे एडवर्टीजमेंट कर रहा है, ज्यादा देर उसके कस्टमर नहीं टिक पाएंगे, एक ना एक दिन छोड़ के चले जाएंगे। अगर प्रोडक्ट यूज भी कर लिया तो क्या दोबारा से मैं खरीद पाऊंगा? नहीं। मुझे किसी ने कहा ये कुकर ले जाओ भैया बहुत अच्छा है, घर आया कुकर गया फट, मैं दोबारा तो नहीं खरीदूंगा ना उस पे। तो अगर कोई झूठी प्रॉमिस बेचकर आपको कुछ सामान बेच रहा है तो वो ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा मार्केट में, ये कहने का मतलब है। टीवी में सीएट टायर्स का ऐड आता है, ये चलेगा सीएट माइलेज X3, इट विल रन अराउंड 1 लाख किलोमीटर, 1 लाख किलोमीटर चलने की गारंटी। मैंने अपनी गाड़ी में डलवाई, केवल 30,000 किलोमीटर चली और टायर गए घिस। क्या दोबारा से मैं सीएट टायर्स डलवाऊंगा? ना। नेक्स्ट लिखा हुआ है कंटिन्यूअस लर्निंग एंड अपडेशन, वो लगातार सीख रहा है, लगातार अपडेट रह रहा है। द पेस ऑफ चेंज इज रैपिड, कितनी अच्छी बात लिखी है, पेस ऑफ चेंज इज रैपिड, जो बदलाव की गति है वह बहुत तीव्र है, बदलाव की गति बहुत तीव्र है और अनप्रेडिक्टेबल है। सही बात है, नहीं पता लग सकते हम कि फ्यूचर में क्या होगा, बदलाव होते रहते हैं। Therefore, continuous learning and application of knowledge is the need of an hour. ये जो need of an hour है, समय की मांग, जैसे एक मुहावरा होता है ना, यह तो समय की मांग है, यह समय की मांग है, तो ऐसे ही इंग्लिश में समय की मांग को कहा जाता है नीड ऑफ एन आवर। ठीक है, याद कर लेना। तो लिखा है कंटिन्यूअस लर्निंग एंड अपडेशन ऑफ नॉलेज इज द नीड ऑफ एन आवर। तो लगातार सीखना एक समय की मांग है एक बिजनेसमैन के लिए। Businessmen should learn and keep themselves updated about the changes in the business environment. Business environment क्या होता है, ये 11th में पढ़ा होगा ना आपने, सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, तो क्या चेंज आया, क्या अपडेट आई, उसके बारे में हमें खुद सीखते रहना चाहिए, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। इंक्लूडिंग द लेटेस्ट ट्रेंड्स, नया ट्रेंड्स क्या आ रहा है, नया प्रोडक्ट क्या आ रहा है, कॉम्पिटिटर ने क्या प्रोडक्ट निकाला हुआ है, आजकल लोग फैशन में क्या चेंज आ गया, टेक्नोलॉजी में क्या चेंज आ गया, बिजनेस मॉडल, बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अच्छा बिजनेस करना है तो भैया पढ़े लिखे होना जरूरी है। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं वाइन्स वाले, कहते हैं कि ज्यादा पढ़ने लिखने वाले नौकरी करते हैं और जो बिल्कुल बैक बेंचर होता है वे बड़े बड़े स्टार्टअप करते हैं। बिल्कुल गलत है, देखिए साफ बात बताऊं, बिल्कुल गलत बात। जितने भी ये यंगर बिजनेसमैन हैं, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, कुमार मंगलम बिरला, राजीव बजाज, जहांगीर वाडिया, बहुत एजुकेटेड हैं, कुछ तो फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हुए हैं, क्योंकि इनका थ्योरेटिकल फाउंडेशन भी बहुत अच्छा हो जाता है और प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा मिल जाता है। ये बिजनेस को ग्रेटर हाइट तक ले जा सकते हैं। आपको अगर यकीन नहीं है, एक और लाइन लिखी हुई है, अकॉर्डिंग टू ए स्टडी बाय यूके बेस्ड पेरोल एंड अकाउंटिंग फर्म, एक यूके यूनाइटेड किंगडम की एक फर्म है, उसने एक रिसर्च की थी, उसमें उसने बताया कि आईआईटी रैंक एज द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूनिकॉर्न स्टार्टअप इन द वर्ल्ड। जो आईआईटी है, आईआईटी में तो आपको पता है ना कितनी हार्ड पढ़ाई होती है, आईआईटी 4th नंबर पर है यूनिकॉर्न को पैदा करने में। यूनिकॉर्न मतलब ऐसी कंपनी जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन हो, बहुत ही कम कंपनीज जा पाती हैं। तो लिखा हुआ है 4th नंबर पर है आईआईटी। लोग स्टार्टअप जितने भी करते हैं ज्यादातर कहां से निकल, जो सक्सेस होते हैं कहां के होते हैं, आईआईटी के होते हैं। और आईआईटी 4थे नंबर पर है पूरी दुनिया में जहां से यूनिकॉर्न पैदा होते हैं। अब भारत की बात बताता हूं, 58 में से 30 यूनिकॉर्न्स के जो फाउंडर होते हैं वे कहाँ के होते हैं, आईआईटी के होते हैं। समझ रहे हो, पढ़ाई जो पढ़ने लिखने वाले हैं वही करते हैं। ये ओला का हो, पेटीएम वाला हो, स्विगी के हो, ओयो, ये जितने भी हैं ये सब अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंटीग्रिटी एंड मोरालिटी, ईमानदारी और नैतिकता उसके अंदर हो। इंस्टाग्राम पे ना बहुत पोस्ट आती है, मुकेश अंबानी, रतन टाटा,
इसके लिए लाइक करें, इसके लिए कमेंट करें। लोग कमेंट कर, मतलब रतन टाटा को ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि दान दक्षिणा ज़्यादा देते हैं। कुछ कोरोना की बात हो, लो 10,000 करोड़, इसकी बात हो, लो 5,000 करोड़। तो ये जो नैतिकता है, ये जो चीज़ें हैं, ये रेपुटेशन जो है वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। रेपुटेशन एंड इमेज बिल्ड बाय बिजनेस प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग सक्सेस। किसी बिजनेस की सक्सेस के लिए उस कंपनी की या उस इंसान की रेपुटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। बिजनेसमैन जो करप्शन में आ जाता है, जो डिसऑनेस्ट मीन्स में आ जाता है, गलत तरीके में आ जाते हैं, वो लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगे। इसलिए बिजनेसमैन को फेयर होना पड़ेगा अपनी डीलिंग्स में। भारत में जो इन्फोसिस है, नारायण मूर्ति, टीवीएस के हों या टाटा ग्रुप के हों, अपने रतन टाटा जी, ये कुछ एग्जांपल है ऑफ बिजनेसमैन बिल्डिंग बिजनेसेस विद ए स्पॉटलेस रेपुटेशन एंड ए क्लीन इमेज। इनकी जो छवि है समाज में बहुत साफ है, तो अगर इनका कोई प्रोडक्ट आता भी है तो हमें उन इंसान की छवि देखकर भी हम खरीद लेते हैं कि अच्छा ही होगा। नेक्स्ट टॉपिक है रिस्क टेकिंग एबिलिटी। एक बिजनेसमैन को कैलकुलेटेड रिस्क ले लेना चाहिए। मैंने रिस्क, टोटल रिस्क नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कैलकुलेटेड रिस्क। एवरी बिजनेसमैन इन्वॉल्व सम अमाउंट ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। देखो कोई भी बिजनेस करो उसमें रिस्क और अनसर्टेनिटी तो है, ये सबको पता है। प्रॉफिट सर्टेन नहीं है, हो सकता है आज 1 लाख कमाऊं, कल 2 लाख कमाऊं, अगले साल 10। अरे एयरटेल वाले तो 10-10 हज़ार करोड़ के नुकसान में गए हैं एक ही महीने में, तो क्या ही बात है। देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ इनकरिंग लॉसेस। नुकसान के लिए भी तैयार रहना चाहिए। The businessman should have the ability to take calculated risk by analyzing the various business opportunities as well as the risk and return involved in them. बिजनेसमैन को रिस्क ले लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल ही सेफ खेलो, रिस्क लो, पर इतना भी रिस्क ना लो कि डूब ही जाओ। रिस्क इतना लो कि अगर नुकसान हो जाए तो मैं वापस से झेल लूंगा। नेक्स्ट टॉपिक है इनिशिएटिव एंड क्विक डिसीजन। क्विक डिसीजन सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारे मोदी जी। आज रात 12 बजे से 500,000 के नोट बंद, आज रात से भारत बंद। तो ये जो क्विक डिसीजन है, ये एक बिजनेसमैन के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। इनिशिएटिव होता है पहल की क्वालिटी। ए बिजनेसमैन कैन नॉट वेट फॉर द थिंग्स टू हैपन। एक बिजनेसमैन इंतजार नहीं करता कुछ होने का, कुछ होने से पहले ही कुछ कर देता है। He has to grab the opportunity that emerge and convert them into successful business. जैसे ही अपॉर्चुनिटी दिखी उसको ग्रैब किया और उसको एकदम से बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया। He need to be quick in taking decisions. डिसीजन लेने में जल्दबाजी, बहुत जल्दबाजी भी नहीं, पर कुछ थोड़ी जल्दबाजी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप महीनों सालों लगा रहे हैं कोई डिसीजन लेने के लिए। बिकॉज एनी डिले ऑन दिस पार्ट वुड बेनिफिट द कंपिटिटर। क्योंकि यदि आपने देरी की तो आपके कॉम्पिटिटर आपसे पहले बैठे हैं। स्पीड टू मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज इंटेंसली कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट। इतने कंपटीशन के मार्केट में हाँ जल्दबाजी दिखानी थोड़ी जरूरी है। वो हार्ड वर्किंग हो, इसके अंदर क्या है बेटा, वो हार्ड वर्किंग हो, मेहनत करता हो। क्योंकि इससे ये फायदा होता है यदि मैं खुद हार्ड वर्क हूँ तो जो मेरे सबॉर्डिनेट्स हैं, आई मीन जो मेरी टीम है, जो मेरे मैनेजर्स जिनको मैं रखूंगा वे भी हार्ड वर्क करेंगे। क्योंकि अगर मैं ही हार्ड वर्क ना करूंगा तो मेरे जो सबॉर्डिनेट्स हैं जिनको मैंने रखा हुआ है अपनी नौकरी पे, तो वे कैसे हार्ड वर्क कर लेंगे, क्योंकि वे मुझे देख के ही तो सीखते हैं। तो इसलिए हम हार्ड वर्क करेंगे, मेरी टीम हार्ड वर्क करेगी। डिसिप्लिनेरियन, डिसिप्लिन मेंटेन करता हूँ। उसके अंदर भी क्या पढ़ा हूँ, आपको नोट्स चाहिए, नोट्स मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको पता ही है, उस पर अपडेटेड मैं भेज दूंगा, मैसेज कर दीजिएगा।